तो हमारा लोकतंत्र में राहुल से कोई नाराज हो गया तो कौन बचाएगा, अखिलेश से नाराज हो गया कौन बचाएगा, केजरीवाल की नज़र किससे गलत फिर गई कौन बचाएगा। लोकतंत्र है हमारी पार्टी। जी बिल्कुल। हमारी पार्टी में एक नेता नाराज हो गया और आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो दूसरा नेता उस नेता से बात करेगा, नहीं वो ऐसा नहीं है उसके साथ ऐसा करिए, वो ऐसा नहीं है तो उसके साथ ऐसा करिए। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। और सर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। सर बात आपके पॉलिटिकल जर्नी की होने जा रही है, बैक स्टोरी की होने जा रही है, एक राजनीतिक सफ़र, एक ज़मीनी स्तर से उठ के आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 2 बार के। तो सर उस संघर्ष को हम जो युवा हैं उन तक ले जाना चाहेंगे। तो सर राजनीतिक सफ़र की बात हो रही है तो आपके बचपन से शुरू करेंगे। कोई भी सफ़र स्टार्ट होता है तो उसका बचपन से स्टार्ट करना सही है। तो सर आपका बचपन कैसा रहा, या बचपन से कोई ऐसी घटना जुड़ी हुई जो आपको प्रेरित करती है, तो हम सुनना चाहेंगे। देखो बचपन से ही मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ, किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर्स वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। मेरे गांव के अंदर हमारे आर्य समाज मंदिर बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, हॉस्पिटल बनी हुई है। तीनों हमारे मेरे फादर के द्वारा, मेरे दादाजी के माध्यम से ज़मीन दान की हुई है। इसमें गांव के बच्चे आज पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बॉयज़ और हेल्थ सेंटर और आर्य समाज मंदिर। तो वो संस्कार परिवार के थे। पिताजी का झुकाव आर्य समाज मंदिर के लिए आज से 80 साल पहले लैंड दे देने का मतलब है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए थे। और देश की आज़ादी से लेकर और देश की आज़ादी के बाद देश की स्थिति किस प्रकार की रहे उसके बारे में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक रहे हैं मेरे फादर। और उन्हीं की प्रेरणा से फिर हम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते से शाखाओं में जाना आना शुरू हुआ। वह संघ में देखा है कि अगर किसी बच्चे का जीवन, उसका चरित्र अच्छा बनाना हो तो अपने बच्चे को 6-7 साल की आयु से ही आप शाखा में भेजना शुरू कर दो। वो बच्चा कभी भी कोई बुरी लत नहीं लगेगी और बच्चा एक अच्छा राष्ट्रवादी और अच्छा परिवार का, खानदान का नाम ऊंचा करने वाला बच्चा बनेगा। देश हित के बारे में, व्यक्ति निर्माण का कार्य और राष्ट्रीय निर्माण का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवकों में सिखाया जाता है। ये सर तन से जुदा और ये इस प्रकार की जो संस्थाएं बन रही है, जो सिखा रही है, ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़ते जुड़ते ये पढ़ाई भी करिए, पढ़ाई करने के बाद फिर विद्यार्थी परिषद में जुड़ गए। जब विचारधारा हुई विद्यार्थी परिषद में जुड़ गई। विद्यार्थी परिषद में भी हम काम करते थे अपने कॉलेजों के अंदर। तो वहीं से ही बस धीरे धीरे हम बढ़ के आगे। और विद्यार्थी परिषद में दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1985 में मुझे सेक्रेटरी की टिकट ऑफर की थी ABVP पैनल से। मैंने रिफ्यूज़ कर दी थी। मेरे एक मित्र को, मेरा मित्र था, मैं CC रहा भगत सिंह कॉलेज का, पर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बन गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो मुझको लगा नहीं, अब मेरा मित्र चुनाव लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा। इस प्रकार की राजनीति थी हम की कि मैं नहीं, मेरा मित्र कॉलेज का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेगा। और मैंने रिफ्यूज़ कर दी दिल्ली विश्वविद्यालय की टिकट। बलराम यादव जी उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे यूनिवर्सिटी के और वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे। और मैंने कहा नहीं, मैं तो अपनी साउथ कैंपस में हम काम करते हैं, यही काम करेंगे और हम चुनाव नहीं लड़ते यूनिवर्सिटी का। हमने रिफ्यूज़ कर दी थी। हमारी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा ये राजनीति में नहीं थी। सेवा भाव जो परिवार से था। कॉलेज में भी हम जो गरीब छात्र होते थे, हंसराज सेठी जी हमारे मेट्रोपॉलिटन मेंबर कालका जी में रहते थे, जनसंघ से थे। तो बाद में जो बीजेपी बनी आगे, तो उनसे अटेस्ट करा के लाया करता था मैं उनके फार्म, बच्चों के हाफ फीस माफ़ हो जाया करती थी गरीब के बच्चों की। तो सेवा भावना से काम करते करते एक्सीडेंटली फिर जब बिजनेस था हमारा अपना पिताजी के टाइम का था, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो पढ़ाई होने के बाद तो जब मैंने देखा कि राजनीति में झूठ फरेब, और ये कांग्रेस के टाइम से बड़ा चल रहा है। और मुझे भी 2 जगह राजनीति में रहते हुए अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं राजनीति में नहीं था, पर राजनीति में ही मेरे परिवार में कुछ लोग राजनीतिक लोगों की मदद किया करते थे। परिवार इन द सेंस मेरे भाई चाचा नहीं, कुणबे में उनसे वो काम करने के लिए बोला, किसी ने, मेरे मित्र ने बोला हमारे काम में हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, वो मिनिस्टर के साथ रहते हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा। हमारी एक स्पेयर पार्ट की दुकान थी, वहीं हमने PCO टेलीफोन लगवाना था।
कांग्रेस के नेताओं के दर दर की चक्कर खाने के बाद एक हम पीसीओ पब्लिक कॉल टेलीफोन नहीं लगवा पाए। हमारे घर पे तो फ़ोन था, लेकिन दुकान पे लेट हो जाते थे, रात हो जाती थी, घर की चिंता ना करें, फ़ोन करके कह दो, घर वाले फ़ोन कर लें। मेरे मित्र के भाई एक हमारे सांसद के बहुत नज़दीकी थे, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस में संचार मंत्री बन गए पायलट साहब जी, लेकिन मेरे वहाँ पीसीओ नहीं लगवा पाए वो लोग। अच्छा, मैंने कहा काहे की राजनीति करते हैं लोग, क्या है ये, सिर्फ करप्शन भ्रष्टाचार। एक मैंने अपने दोस्त को भी कह दिया था। अब मेरे दोस्त एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनको मैंने कह दिया हाँ संचार मंत्री हैं हमारे जानने वाले, मेरा कज़न उनके साथ रहता है, मैं उसको बोल दूंगा। वो कज़न नहीं लगवा पाया, मुझे शर्म चढ़ गई। मैंने वो प्रीमियम देकर वो टेलीफोन लगवाया अपनी इज्जत बचाने के लिए, और उनको पता लग गया क्योंकि उस टाइम ट्रांसफ़र नहीं होते थे टेलीफोन जी। अब वो कोई ग्रेटर क्लास में थी जिसके साथ में मेरे बड़े भाई ने वो खरीदवाया था जी। वो लेडी, उसने अपना प्रीमियम लेकर हमसे 1000 रुपये इसकी अर्नेस्ट मनी हुआ करती थी, बाकी प्रीमियम 12,000 रुपये में। अब उनको पता लग गया तो बिल किसी और नाम से आया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रमेश ये तो किसी और नाम से। मैंने कहा जी ये, अरे वो बड़े नाराज़ हुए मेरे से और कहा तुम्हारे पैसे मेरे पैसे में क्या फ़र्क है। उन्होंने मुझे लिफाफे में बंद करके पैसे लौटा दिए। बहुत सीनियर ऑफिसर थे, कह रहे मैं बात कर लेता, सेक्रेटरी से लग जाता, तूने क्या। उस ज़माने में सन ये बात होगी 87-88 की जी, बहुत पुरानी। 12,000 रुपये देकर उनका नुकसान मेरे से हो गया, जो बड़ा फील हुआ, बहुत फील हुआ मुझे। तो मैंने कहा चलो फिर अब तो इस सिस्टम को खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो बस उधर से फिर जुड़ाव हमारा था ही जी। संघ के माध्यम से विद्यार्थी परिचय था ही सभी। माननीय अडवाणी जी, मेरे फादर माननीय अडवाणी जी के बड़े ज़बरदस्त फॉलोवर थे जी, बहुत ज़बरदस्त। परिचय उनका अडवाणी जी से कोई नहीं था खास, एक दो बार मिलना जुलना, संघ की टिकट विकट होती थी, शेड्यूल कास्ट सीट थी, तो हमारे पिताजी के कहने से संघ के कैंडिडेट वहाँ पे लड़ाए जाते थे। जनसंघ आधार ही नहीं था, गढ़ था कांग्रेस का हमारा तुगलकाबाद एरिया। तो परिवार में संबंध थे, विद्यार्थी परिषद के टाइम संबंध थे, माननीय अडवाणी से मेरे भी संबंध हो गए, पार्टी ने टिकट दे दिया जी। प्रमोद महाजन जी, अडवाणी जी, कोहली जी, पवन शर्मा हमारे जो संगठन मंत्री थे वो हमारे घर आए, उनको कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए, हम आ गए। तो 1991 में पहली बार हमने साहिब सिंह वर्मा के लोकसभा चुनाव में काम किया जी, जातिवाद को छोड़ते हुए। और हमारी ही फैमिली थी जो 91 के चुनाव में साहिब सिंह वर्मा का समर्थन कर रही थी। बाकी लोग बीजेपी के भी पुराने लोग थे, वो भाग गए सब, कोई साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई साथ। कांग्रेस का गढ़ था उस ज़माने में। तो इसलिए 91 में फिर और एंट्री हो गई पॉलिटिक्स में, साहिब सिंह जी के साथ जुड़ गए। बस फिर साहिब सिंह जी ने कहा सीट जनरल हो गई है 93 में, आपने चुनाव लड़ लो, तैयारी करो, ये करो। बस राजनीति में एंट्री हो गई। सर जैसे आप एक गांव क्षेत्र से निकलकर आपने वकालत की, तो सर आपको वकालत को लेके, इस प्रोफेशन को लेके किसने प्रेरित किया कि आपको, क्योंकि गांव जैसे क्षेत्र में बच्चा कम पढ़ पाता है, कितनी सुविधाएं नहीं होती हमारे पास, घर की परिस्थितियां कई बार अच्छी नहीं होती, तो वो इतना लंबा सफ़र तय करना, तो सर आपको किसने वकालत के लिए मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं वकील बनूं जी। आज से 40 साल पहले आप गांव देहात में जाओगे तो वकील, टीचर और डॉक्टर जी, ये 3 प्रोफेशन सबसे बड़े इज्जतदार प्रोफेशन माने जाते थे। तो मेरे फादर चाहते थे, मेरे बड़े भाई क्योंकि बिजनेस में ही साथ थे, पिताजी के साथ थे, तो उनकी एजुकेशन पूरी दी हुई ग्रेजुएशन तक। तो इसलिए मेरे फादर को लगा कि मैं पढ़ाई में थोड़ा सा एवरेज से ऊपर था, तो मेरे पिताजी को लगा कि अच्छे कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, भगत सिंह से, मॉडर्न से, कॉमर्स बीकॉम की। तो मेरे पिताजी को कहा बेटे तो वकील बन जा। तो मेरे पिताजी की वजह से मुझे LLB करनी पड़ी, वरना बिजनेस था और मेरी इच्छा LLB करने की बिल्कुल नहीं थी। पर मेरे फादर ने कहा है उनकी इच्छा पूरी करनी है, इसलिए मैंने लॉ की। सर LLB के बाद आपने कुछ साल प्रैक्टिस भी की, हमने सुना। प्रैक्टिस मैंने नहीं की, 1-2-4 मेरे मित्र हैं, 2-3 एडवोकेट हैं जी, सुभाष तंवर जी हैं, ID नागपाल जी थे, उनकी डेथ हो गई। रमेश गुप्ता जी एडवोकेट है, सीनियर हैं विचार से हमारे, उनके साथ तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की। उनके चैम्बर में जाकर मेरा बैठना मोड़ा, पर मेरा अपना बिजनेस ही इतना था कि मेरे को प्रैक्टिस करने की इच्छा ही नहीं थी। और फिर उसी के साथ पॉलिटिक्स में भी आ गया मैं। तो पॉलिटिक्स में रहते हुए वहाँ टाइम कहाँ दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जीवन में एक मेरा लक्ष्य रहा है जी, एक टाइम में एक ही काम किया है मैंने। जब मैंने पढ़ाई की तो केवल पढ़ाई की, मैंने बिजनेस किया तो मैं एक दिन उसके बाद लौट के कॉलेज में नहीं गया, पास आउट करने के बाद बिजनेस ही किया जी। जिस दिन मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 1993 में जी, उसके बाद मैंने बिजनेस को टाटा बाय बाय कर दिया। मेरा अपना क्रैशर, हमारा काम प्रॉपर्टी का, वो सब मेरे भाई
देखते थे, जी, मैंने एक दिन भी नहीं किया। जिसमें मन लगाया उसी में लगे रहे। एक टाइम एक ही काम। 93 में मैंने परिवार के लोगों को कहा अब मैं पॉलिटिक्स ही करूँगा केवल। तो उसके बाद पॉलिटिक्स में ही लोगों की सेवा हुआ करने में मुझे आनंद भी आता है। जी, तब से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। सर कॉलेज लाइफ सबकी रही, आपकी भी कॉलेज, आपने बताया बीकॉम किया, एलएलबी की। सर कॉलेज लाइफ में कभी दोस्तों के साथ क्लास छोड़ के मूवी गए हैं, घूमे हैं, कभी ऐसे आपने अपने कॉलेज टाइम के दिन दोस्तों के साथ बिताए? नहीं, मेरे को शौक नहीं था। स्कूल के टाइम मैंने क्लास बंक जरूर की 9वीं 11वीं में, जी, क्योंकि हम गांव 8वीं तक गांव में पढ़े थे। जी, 9वीं में कालका जी में एडमिशन हो गया नंबर 2 में। बड़ा उस टाइम बड़ा अच्छा पॉपुलर अच्छा वकील स्कूलों में नाम लिया जाता था, कालका जी नंबर 2। मिस्टर नलिनीकांत दान उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे, बड़ा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थे और अच्छे स्कूलों में गिनती होती थी। जी, तो वहाँ पारा सिनेमा हॉल बराबर में पीछे था। तो बीच में 2-4 दोस्तों के साथ, तो गांव के थे, पहले 8वीं तक तो फिल्म ही नहीं देखी थी। फिल्म होती क्या है, पता ही नहीं क्या था। होती है, पता ही नहीं था। गांव में रहे, गांव में पले, गांव में पढ़े, 8वीं तक एजुकेशन वही ली और मध्यम वर्ग परिवार से थे। जी, तो फिर शौक था, तो 2-4 बंक मारा मैंने क्लास से, कालका जी नंबर 2 से केवल। जी, कॉलेज के टाइम तो फिर मैं पार्ट टाइम अपने बिजनेस को भी देखता था, अपना काम को भी देखता था, और मैं कॉलेज में भी पढ़ता था। और मैंने कहा ना कि 3 साल में ग्रेजुएशन करनी है, जी, तो 3 साल में ग्रेजुएशन करनी है तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिजनेस भी उसके पार्ट टाइम में जाके, स्पेयर पार्ट की दुकान थी, स्टोन कैसेस था, क्वेरीज थी स्टोन की, ट्रक चलते थे हमारे, बड़ा जिसको business मेरे भाई। तो बिजनेस में भी मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। घर वालों ने मुझे स्कूटर लेके दे दिया था उसी दौरान। कॉलेज के टाइम में स्कूटर पे कॉलेज आता था उस दौरान। तो इसलिए मुझे लगा कि जब परिवार ने मेरे पे विश्वास के स्कूटर लिया, तो फिर मैं थोड़ा टाइम बिजनेस में भी दूँ अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सके। जी जी। सर हमने सुना है सर विदुड़ी जी बहुत गुस्से वाले हैं, पर काम करते हैं, पर लोग कहते हैं कि सर गुस्सा करते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखो, ये मेरे जीन्स में है, ब्लड के अंदर है, मेरे परिवार के ब्लड में है। जी, अन्याय सहन करने की क्षमता कम है हम लोगों में जी, लेकिन इस प्रोफेशन में आके करनी पड़ेगी, तो तुरंत रिएक्ट करना जी। जी, और झूठ और अन्याय, जी, ये बर्दाश्त करने की क्षमता कम है, उसका रिएक्शन हो जाता है जल्दी जल्दी। जी, राजनीति में बहुत लोगों ने कहा, मेरे साथ काम करने वाले मेरे सहयोगी लोगों ने कहा आप भी ऐसे बोल दो। मैंने कहा नहीं, जो हम कर ही नहीं सकते वो हम क्यों बोलें, क्योंकि झूठ के आधार पर चलने वाली चीज़ें एक थोड़े समय तक चलती हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं। बिल्कुल, जिन लोगों ने झूठ बोलकर राजनीति की है, जी, हमें वोट दे दो, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो कर, ऐसे करके किए, वो राजनीति में समाप्त हो गए लोग। मेरे खिलाफ सामने चुनाव लड़ने वाले लोग, मुझे भी लोगों ने कहा जी, कि तुम भी ऐसे बोल दो। कभी नहीं बोलूँगा, जो मैं कर ही नहीं सकता, मेरी ज्यूरिडिक्शंस के बाहर है, जी, मैं वो कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों बोलूँ। तो मैंने कभी नहीं बोला। तो इस प्रकार से कुछ लोग झूठ बोलते हैं। जब लोग मिलने आते हैं, झगड़ा हो गया, जी, पुलिस को फ़ोन करेंगे हम झगड़े में, तो पुलिस सच्चाई बता देगी। जी, तो जब आदमी बोलता है नहीं नहीं जी वो लड़ाई हो गई, उन्होंने अपना सर खुद फाड़ लिया, ये कर दिया, तो जब फ़ोन करते हैं तो लगते नहीं इसकी उलट, तो उस पर मुझे रिएक्शन मैं करता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। जी, कोई व्यक्ति अपनी स्पष्ट बात बताए। जी, कुछ व्यक्ति कोई गलत काम करके भी आया। जी, जी, मेरे देश की जो ब्यूरोक्रेट्स है, जी, मेरे देश की जो पुलिस सर्विसेज है, जी, वो मुझे लगता नहीं, और दिल्ली की मुझे लगता नहीं दुनिया देश में कहीं होगी। जी, बिल्कुल, मैंने नोट किया है कि कोई व्यक्ति झगड़ा करके आया, गलती उसकी है, जी, उसने गलत किया है, उसने अत्याचार किया, और मैंने पुलिस अफसर को फ़ोन किया, जब मैं एमएलए भी नहीं था, तब भी पार्टी का जिला अध्यक्ष था, या मैं एमएलए बना, मैंने कहा जी देखो मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ, इससे गलती हुई है, इसने गुनाह किया है, अब इनका किसी तरह फैसला हो जाए तो ठीक है, वरना इसको छोटी मोटी जो सज़ा देनी है केस वेस के चक्कर में मत करना, इसकी मदद करनी है। तो हमेशा उस अफसर ने मदद की है, कंप्रोमाइज़ कराया है। जी, बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर रहे हैं उस ज़माने में पुलिस में, लेकिन मदद की है। क्योंकि मैं आज भी अगर कोई सिफारिश करता हूँ किसी भी अफसर के पास, इंटरव्यू में सिफारिश करूँ, किसी की नौकरी में सिफारिश करूँ, जी, देखो भाई ये कैपेबल तो इतना है नहीं, जी, अगर आपको लगता है इसकी एवरेज लेवल के लो तो इस पर कंसीडर कर लेना, सही अगर आपको लगता है दूसरा इससे 21 है 16 है तो आप बिल्कुल कंसीडर मत करना। मैं साफ कह देता हूँ। प्राइवेट कंपनियों में लोग जॉब करने आते हैं, जी, उत्तर प्रदेश नोएडा में हमारी कम्युनिटी बड़ी बदनाम हो गई, जी, ओखले में भी यही हाल है, इंडस्ट्रियल एरिया में जी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग घबराते हैं। हमारे यहाँ नेता रहे जो काउंसलर, ये सहीराम जी है नाम, क्यालू में एमएलए हैं, जी, इनकी राजनीति केवल गरीबी दूर करना, पैसा कमाना है, जी, शाम दाम दंड अवैध रूप से लड़के लगा देना, वो हाजिरी लगा के आगे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को, फैक्ट्री वालों को फैक्ट्री चलानी है, झूठे चालान कराएंगे, उनको हरासमेंट करेंगे, बदतमीजी करेंगे, लोग कर देते हैं। मैं किसी प्राइवेट कोई आदमी कहता मुझे रोज़गार नहीं है, किसी फैक्ट्री में काम कर दो,
मैं उसी व्यक्ति के सामने फ़ोन करके कहता हूँ, जिसको सिफारिश करता हूँ, ये 8 बजे से 5 बजे तक काम करे तो इसको नौकरी देना, और अगर ये ना करे मेरा नाम जिसको तो लात मार के बाहर कर देना। ये भाषा बोलता हूँ मैं, बाहर कर देना, मेरे को ये मत सोचना। झूठ की राजनीति बिल्कुल नहीं। आदमी उनके मुंह पे कह देता हूँ, काम करना चाहते हो, वो कहते हैं हाँ करें, फ़ोन कर देता हूँ। कोई ये कहे कि हफ्ता वसूली करनी है जी, तो राजनीति में कहने के लिए आरोप प्रत्यारोप दुनिया लगा दे जी, लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास कोई ये नहीं आ सकता कि मुझे फ़ोन करके ये कहा था ये मेरा चाहने वाला है, तो फैक्ट्री चला रहे हो तुम, इससे ये हाजिर लगाएगा और इसको सैलरी देते हो। नो, मैं एमएलए भी रहा, मेरे घर पे मेरा पोछा लगाने वाला, ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, सरकारी सफाई कर्मचारी हैं, सरकारी काम करने वाले गार्डन में, उनको अपने घर के कामों में लगा लेते हैं, पानी भरने में, टेबल साफ करने में, बिल्कुल ड्राइवर रख लेते हैं लोग, काउंसलर लेवल पर रख लेते हैं, एमएलए। मैंने नेवर पूरी लाइफ के अंदर किसी सफाई कर्मचारी को अपने घर पे काम करने के लिए नहीं रखा। मेरा मैं एमएलए बन गया, मेरा घर का मैं एमपी बन गया हूँ, मेरे घर का गार्डन का काम अब क्योंकि सरकारी हिस्सा है, सरकारी मंगा, वो करने आते हैं, उनकी ड्यूटी है जी। लेकिन मैं नहीं सरकारी मिसयूज नहीं करा किसी फैसिलिटी का। संघ के संस्कार ऐसे रहे हैं। जी सर, बीजेपी से ही क्यों जुड़ना हुआ? कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि बीजेपी को छोड़ के किसी और दल का हिस्सा बनना, ऐसे ख्याल नहीं आया कभी? बीजेपी में ही विद इन द पार्टी बहुत लोगों ने प्रयास किया मैं बीजेपी में ना रहूं, पार्टी के लोगों ने। अच्छा, टॉर्चर मुझे बहुत किया, बहुत टॉर्चर किया जी। लेकिन ओपी कोहली जी हमारे सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा देखो काम के सामने कोई रुक नहीं सकता, आप ईमानदारी से काम करो। और खूब कोशिश की लोगों ने, उनके चहेते वहाँ राजनीति करना चाहते थे और मेरी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे थे कि वो उतना काम नहीं करना चाह रहे थे और मेरी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही थी। खूब मुझे कोशिश की धक्का मार के मैं बीजेपी से बाहर निकल जाऊँ, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी जो संघ की आइडियोलॉजी से, मेरे पिताजी के विचार और राष्ट्र के लिए अगर कहीं कर सकते हैं, देखो 5 उंगली बराबर नहीं है, बिल्कुल हर परिवार में लोग एक समान नहीं होते हैं। बिल्कुल। बीजेपी में भी सारे लोग हरिश्चंद्र बैठे हैं वो भी नहीं है, नहीं। लेकिन बीजेपी में है कि गलत लोग हैं तो 20% है जी। बाकी पार्टियों में गलत लोग हैं तो 80% है, और पार्टियों में अच्छे लोग नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनकी एवरेज कम है, बहुत कम है, कहीं ना कहीं रेशो काम कर रहा है बहुत। हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में, बीजेपी में खूब दिमाग लगा के देखा है, हमारी पार्टी में अच्छी सोच रखने वाले, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों की संख्या, नेताओं की संख्या ज़्यादा है, जो सेवा भाव से राष्ट्र के निर्माण का काम करना चाहते हैं। इसलिए कभी मैंने सोचा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी में एक वर्ग मुझे चाहता था मैं पार्टी में ना रहूं, लेकिन बीजेपी में ही एक वर्ग, संघ में ही एक वर्ग, वो हमेशा मेरे साथ पकड़ के रखा, स्तंभ के रूप में खड़ा रहा कि आप चिंता मत करो, संघर्ष करो, हम आपके साथ खड़े। तो हमारा लोकतंत्र में राहुल से कोई नाराज हो गया तो कौन बचाएगा, अखिलेश से नाराज हो गया कौन बचाएगा, केजरीवाल की नज़र किससे गलत फिर गई कौन बचाएगा। लोकतंत्र है हमारी पार्टी। जी बिल्कुल। हमारी पार्टी में एक नेता नाराज हो गया और आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो दूसरा नेता उस नेता से बात करेगा, नहीं वो ऐसा नहीं है उसके साथ ऐसा करिए, वो ऐसा नहीं है तो उसके साथ ऐसा करिए, ठीक है ना जी। तो हमारी पार्टी में, और आज तो मजा ही आ रहा है, आज हमारे पार्टी के जो गृह मंत्री हैं हमारी सरकार के जी, अमित शाह जी, जी, प्रधानमंत्री जी का तो खैर मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है, वो तो महामानव हैं, बिल्कुल, वो तो देवीय शक्ति हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब। लेकिन अमित शाह जी का मुकाबला नहीं है कि वो जो काम करने वाला व्यक्ति है ईमानदारी से जी, वो कोई कितनी भी ताकत से अमित शाह जी से कोई कह ले वो अड़ जाते हैं जी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे पहली टिकट में उनका बड़ा योगदान था 1993 में, नड्डा साहब विद्यार्थी परिषद हमारे अध्यक्ष रहे थे विद्यार्थी परिषद, तब मेरी इनसे नमस्ते हुई, मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा परिचय नहीं था लेकिन नमस्ते मुलाकात थी काम। 1993 की टिकट जब मुझे मिली तो मेरी बाजू पकड़ के 1100 का रोड हमारा दफ्तर था, माननीय अडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मेरे को मिले। उस टाइम हिमाचल में भी चुनाव थे, जिनकी भी पार्लियामेंट, ये भी आए हुए थे, तो मेरी बाजू पकड़ी एकदम, रमेश तुम कैसे, बहुत मिले, मैं मिला ही नहीं बीच में, अपने काम में लग गया मैं कॉलेज छोड़ने के बाद। तो मैंने कहा जी मैं भी वो, अच्छा तुम्हें टिकट कौन नहीं देगा, मेरी बाजू पकड़ी और सीधा अडवाणी जी के कमरे में लेके गए। मुझे मालूम नहीं, नड्डा साहब को याद ही नहीं है। आज लोग इसको ये भी लगाएंगे कि आज नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन पहले भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, नड्डा साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, तभी एक ऐसे ही आपके किसी चैनल ने मेरे से इंटरव्यू लिया, तो मैंने उसमें भी उनका जिक्र किया था कि अडवाणी जी के पास ले गए कि दादा ऐसे लोगों को टिकट, तो अडवाणी जी ने कहा नहीं मेरा परिचय है और इन पर हम विचार करेंगे निश्चित रूप से। तो हमारा जो नेतृत्व है जी, वो, अब देखो नड्डा साहब मेरे को पिछले 10 साल मिले नहीं, बिल्कुल, मतलब मैंने पास आउट किया 86 में जी, और 93 में मैं टिकट बनाऊँ, 8 साल तक मेरी नड्डा साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन संगठन का काम किया है, कार्यकर्ता है,
8 साल बाद भी मैं उनके घर नहीं गया, मैं चाय पीने नहीं गया, मैं उनसे कहने नहीं गया मुझे टिकट दिला दो, और केंद्रीय कार्यालय में मुझे मिले और मेरी बाजू पकड़ा, मुझे आज भी कल का, और मेरी बाजू पकड़े और मुझे अंदर सीधे दरवाजा खोला अडवाणी। हम तो सोच भी नहीं सकते राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमरे में तो कुछ जान, तो टाइम लेके जाया करते थे, लेकिन उनका परिचय था हिमाचल से भी, विद्यार्थी में अखिल भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, ऐसे इस प्रकार से उनका परिचय अच्छा था और सीधे मेरे को अंदर ले गए नड्डा साहब। तो ये जो नेतृत्व है जी, अपनापन का, इसमें ये है क्वालिटी की ठीक काम करने वाले व्यक्ति को अगर कोई मारने का प्रयास करेगा, लेकिन आप ठीक होने चाहिए जी, ईमानदारी से इस विचारधारा के साथ। संघ का जो राष्ट्रीय और व्यक्ति निर्माण का काम है उसको इसी प्रकार से संघ में भी लोग थे, कुछ लोगों की हम डिसलाइकिंग लिस्ट में आज भी हैं, आज भी संघ परिवार में बहुत ऐसे अधिकारी हैं हमें बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उनको हम फूट आगे नहीं पाते हैं, अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है उनके, हमारे आसपास में कहीं और चाहते हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा होगा हमारी वजह से, ये होता है संगठन में। सर कहीं ना कहीं आपके बीजेपी में रहने का हम कह सकते हैं संघ की वजह से आप बीजेपी में, क्योंकि संघ से जुड़े हुए हैं तो बीजेपी से जुड़ना इसीलिए आपका एक पहला प्रायोरिटी है। हाँ ये तो है, हम हमारे संस्कार वहीं से मिलते मिलते उसी कारण से मेरे भाई ने, बड़े वाले भाई ने, बड़े से छोटे वाले भाई हैं मेरे, जो जिसका बेटा विक्रम आज, उसने मेरे को, जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो उसने मेरे को कहा कि कभी संगठन के नाम से कोई पैसा वैसा दे, शुल्क दे मत लेना। और NHY की 2 लोकसभा में सरकार में 2 लोकसभा में सीट थी बीजेपी की 84 में, इंदिरा जी की देहांत के बाद एंटायर पूरे देश में कांग्रेस आई थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो 2 लोकसभा की सीटें थी हमारी केवल। और उन परिस्थितियों में हमने विद्यार्थी परिषद में काम किया। पुलिस हमें ऐसे ट्रीट करती थी जैसे हम कोई घुसपैठिए हो, अब कोई एजिटेशन डेमोस्ट्रेशन, कभी सोचा ही नहीं था सत्ता में भी आ जाएंगे। तो जब कश्मीर के इशू को लेकर, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, इस प्रकार के जो AVP में काम होते थे, तो लेकिन फैमिली का मेरा इसका कि नहीं कहीं और जाना नहीं है, हमने देश के लिए काम करना है हम लोगों ने, हमारे परिवार में। तो मेरे भाई मेरे को समय समय पर कई बार मैं भटकने की कोशिश की। FM खान एक ट्रेजरर होता था, कांग्रेस का नेता बड़ा, राजीव गांधी जी के ज़माने में, 10-3 मूर्ति लेन कहीं उसकी कोठी हुआ करती थी, बहुत पैसे वाला आदमी था, चाय बागान थे उसके। NHY के लोग मुझे ले गए कॉलेज से गाड़ी में बैठा के, आओ मिलवाते हैं, बड़ी कोठी बैठा गया, बड़ी चाय वाय पिलाई गई, ये पिलाया गया। मैं भी खुश हुआ कि मैं बड़ा आदमी हो गया, इतने बड़े बच्चे हैं तो उस टाइम पर। तो मेरे घर वालों को जब पता लगी, मेरे भाई को, मेरे पिताजी को, बड़े नाराज़ हुए मेरे से, खबरदार आज के बाद गई तो किसी लाल, तुम्हारे पास अपना स्कूटर है ना, कैसे कार में बैठा के ले गए तुम्हें वो। और ये लोग अवसरवादी लोग हैं, ये लोग सत्ता का सुख भोगने हैं, ये देश के गरीब लोगों की चिंता, या देश पुनः भारत माँ विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित हो, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये लोग उस विचार के नहीं है भैया, ऐसे पिताजी मेरे कहते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं संघ से आपकी विचारधारा मिलती है, इसीलिए आज आप बीजेपी। जी। सर आपने पहला चुनाव लड़ा अपना, तो सर आपके लिए कितना मुश्किल रहा, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बचपन से रह रहे हैं तो कहीं पे हमारा अच्छे संबंध होते हैं, किसी से बुरे संबंध होते हैं, पर राजनीति में जब रहते हैं तो सभी से अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। तो सर आपके लिए कितना मुश्किल रहा आपका पहला चुनाव? देखो पहला चुनाव में मेरा कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं था, मैं जैसे विद्यार्थी बैकग्राउंड से आया, 91 में भाजपा का काम किया, पार्टी की कार्यकारिणी का सदस्य बन गया मैं 91 में, 92 में, तो संगठन ने टिकट दे दिया। मेरी सीट वो पहले भाजपा कभी जीती नहीं थी, लेकिन वहाँ का भी चुनाव हुआ, SC सीट थी वो, हमेशा भाजपा नहीं जीती, कांग्रेस जीती थी। तो SC सीट मेट्रो भी और काउंसिल भी होने के नाते से हम चुनाव लड़ाने वालों में हुआ करते थे। तो ज़मीन पे तो हम थे नहीं, जनरल सीट हो गई, संगठन ने टिकट दे दी, हम लड़ पड़े, हम लड़ गए चुनाव, तो हम 27 वोटों से लूज कर गए, और लूज करके बड़ा फील हुआ बिल्कुल यार, हम ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, अंडर लॉ ग्रेजुएट, और हम चुनाव हार गए। और जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दी, वो जनता दल में थे, तो वो जीत गए मेरे से 27 वोटों से, इंडिपेंडेंट। तो वो बड़ा फील हुआ कि भाई लोगों को क्या चाहिए, एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी समझदारी ईमानदारी को कोई महत्व नहीं है, तुम्हारे परिवार ने इतना सेक्रीफाइस को कोई महत्व नहीं है। तो एक बार को मन में ऐसे कुंठा सी आई, लेकिन फिर चरेवेती यही तो मंत्र है अपना, वो संघ का जो गीत था, तो चलो फिर ट्राई करते हैं, फिर लग गए दोबारा काम, छोड़ी नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ी, फिर लग गए दोबारा। सर वकालत में रह के लोगों के लिए लड़ना आसान था, या राजनीति में रह के लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए लड़ना आसान है? वकालत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। वकालत में लड़ने के लिए आपको फीस मिलेगी, राजनीति में लड़ने के लिए आपको घर फूकना पड़ेगा, हर अंतर है दोनों में।
वकालत में लड़ने के लिए आप किसी के प्रेशर में अंडर बाउंड नहीं हो। जी राजनीति में आने के बाद आपके पास जिम्मेवारियां हैं, चाहे संगठन की जिम्मेवारी है, जनप्रतिनिधि हैं, तब भी जिम्मेवारी है। पार्टी के हित में जो लाखों लोग कार्यकर्ता काम करते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं अपने पार्टी के बड़े कार्यकर्ता से। तो वहाँ दबाव में रह के जिम्मेवारी समझ कर काम किया जाता है। वकालत का प्रोफेशन में आपकी जिम्मेवारी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग तक निर्भर है। राजनीति में आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जीरो हो जाती है। जैसे मैं मेरे परिवार के साथ कभी जीवन में 2 रात के लिए, मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं जी, लेकिन मैं मेरे बच्चों के साथ 2 रात के लिए दिल्ली से बाहर अपने बच्चों को घुमाने नहीं लेके गया पिछले 30 साल में। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है संगठन की दायित्व है, इतने काम होते, तो मैं कभी नहीं गया जी राजनीति में रहते हुए जी। और हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं 3 बार एमएलए रहा हूँ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे भतीजे, मेरी मिसेज, मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने विधानसभा नहीं देखी राजनीति में आज तक। मैं 8 साल एमपी हो गए, 9वें साल में लग रहा हूँ। मेरे किसी बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरी मिसेज ने, मेरे भाई ने आज तक लोकसभा नहीं देखी। एक मेरा बेटा एक बार लोकसभा जरूर गया कि जब वो विदेश जाना था पढ़ने के लिए, तो बैंक से मैंने उसको लोन कराना था। तो क्योंकि पार्लियामेंट बैंक में मेरा खाता है, तो वहाँ पर जो वो लोन में साइन कराने के लिए मुझसे आया, तो उसने मेरे को ये कह दिया कि पापा मैं वो एमटेक करने के लिए अमेरिका इलिनॉय यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया। तो लोन के बाद उसने कहा पापा मैं मोदी अंकल से मिल सकता हूँ? तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। तो मैं उनको ले गया मोदी साहब के कमरे में जी। तो मैंने उनके मोदी साहब के सहयोगी से कहा मेरा बेटा है, ये मिलना चाहता है। उन्होंने पर्ची भेजी, मोदी साहब आपके चैनल में ही कहना ठीक नहीं है, लोग कहेंगे मुझे प्यार करते हैं, लाइक करते हैं। मेरा पुराना जब वो संगठन में मैं काम करता था, और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मेरे से कोई गलती होती है तो प्रधानमंत्री ज़्यादातर किसी व्यक्ति को नाराज़ होकर धमकाते नहीं, लेकिन मोदी जी ने मेरे को 2 बार डांटा है। तो बहुत लोगों ने कहा कि तुम्हारे अंदर उनका अटैचमेंट है, वो जिसको समझते हैं इसमें ये खराब ना हो जाए उसको डांटते हैं, इसको ठीक चलना चाहिए। तो मेरा बेटा, छोटा बेटा जी, एक बार मोदी जी से मिला, केवल फ़ोटो खिंचवाई उन्होंने जी, और वहाँ भी मोदी जी का बड़प्पन देखे। मेरे बेटे से कहा आप किस्मत वाले हो कि पॉलिटिकल लोगों के बच्चे पढ़ते नहीं, तुम्हारे पापा आपको पढ़ा रहे हैं। तब ये नहीं कहा तुम पढ़ रहे हो, ये सच बात है सर। तुम्हारे पापा आपको पढ़ा रहे हैं जी जी पॉलिटिकल। तो बस एक बार मेरा एक बेटा जरूर पार्लियामेंट में गया, जी और मेरे किसी परिवार के व्यक्ति ने, मेरे भाई ने, किसी ने भी, मेरे जो रियल ब्रदर्स हैं जी, उन्होंने कभी, एक मेरा सहयोगी, मेरा भतीजा था, उसकी डेथ होगी, वो जरूर पार्लियामेंट आता जाता था, सहयोगी का काम करता था, लेकिन पार्लियामेंट में अंदर दर्शक दीर्घा में वो भी आज तक नहीं बैठे हैं। तो मेरी फैमिली में से कभी कोई आज तक ना पार्लियामेंट गया ना विधानसभा तो गया ही नहीं कभी कोई। 3 बार एमएलए रहा हूँ दिल्ली विधानसभा में कि वे ओथ ले रहे हैं, लोग फैमिली को लाते हैं, बीवी को लाते हैं, दिखाते हैं, वोट डलवाते हैं। नेवर, मेरी कोई फैमिली का व्यक्ति विधानसभा नहीं गया कभी भी। सर क्या आपके पॉलिटिक्स को लेके उन्हें कोई रुचि नहीं है या पॉलिटिक्स को वो पसंद नहीं करते हैं सर? नहीं, पॉलिटिक्स को पसंद तो मेरी बेटी तो नहीं करती थी, लेकिन जी, फैमिली के सपोर्ट के बगैर पॉलिटिक्स कैसे हो जाएगी? मेरी फैमिली का ही बैक है सारा, टोटल खर्चा होना, सब कुछ होना, भाइयों का। पॉलिटिकल वो सपोर्ट करते हैं मेरे को, फैमिली सपोर्ट करती है, पूरा सपोर्ट करती है, और लोगों की मदद भी करते हैं वो जितना बन पाते हैं, पर आगे आके नहीं करते वो फैमिली का। ना मेरे भाई कभी आगे आते हैं, ना मंच पे बैठते हैं, ना कभी माला डलवाते हैं। आज भी नहीं, अभी नहीं, मोदी साहब का टेन्योर आ गया जाएगा तो अर्लियर डे से। एक भतीजा मेरा विद्यार्थी परिषद में था, विक्रम, युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, बजरंग दल का जिला मंत्री रहा, विश्व हिंदू परिषद का काम किया, भाजपा युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, वो चुनाव जरूर लड़ा, एक भतीजा केवल। तो वही एक है बस अब जो भाई का लड़का है, वो भी कार्यकर्ता से आया, संघ से निकल के आया, जमीन से उठकर। नगर संघ का मुख्य शिक्षक, शाखा कारवा, सैनगर कारवा, नगर कारवा, बजरंग दल का मंत्री, वो भी संघ से निकल कर फिर युवा मोर्चे में आया, फिर बीजेपी का जिले का महामंत्री बना। बाकी मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं आया। सर राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है या जिससे आप प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं अपनी लाइफ में? मैंने जो वर्किंग, साधारण सिंपल वर्किंग देखी है तो कोहली जी और आडवाणी जी से मैंने काफ़ी प्रेरणा ली है। जी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हैं, ईमानदारी से काम कैसे किया जाना है, आगे प्रमोद महाजन जी, उनसे जी, और संगठन का कार्य कैसे किया जाना है, जेपी नड्डा जी, संगठन का कार्य कैसे किया जाना है, और सरकारों के कैसे काम किए जाने, सरकारों के साथ मिलकर कैसे काम किया जाना है, कि तुमको कोई, तुम्हारा सहयोगी, तुम्हारा कार्यकर्ता तुमको कोई मिसगाइड करके गलत रास्ते पर न डाल जाए। वो मैंने सीखा है अनंत कुमार जी और अमित शाह जी और अब मोदी जी की वर्किंग से, कि तुम्हारा सरकार में काम कैसे किया जाता है। जी, मैंने देखा है कि अनंत कुमार जी, मुझे नहीं पता, हर आदमी के लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, जी,
लेकिन अनंत कुमार जी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी गलत काम, मैंने भी कई बार किसी लोगों की उनके साथ जाके सिफारिश करने की कोशिश की जब मैं एमएलए होता था। नहीं 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 नहीं, इन चक्कर कभी मत आना, हम इस काम के लिए नहीं बने। और यही किसी की न कानों का कच्चा, सरकार में सिस्टम में रहकर देश सेवा राष्ट्र कैसे काम करनी है वो किसी को सीखना है तो वो सीखिए अमित शाह जी से, कि कोई बिल्कुल एकदम अपनी बातों पर, उनके किसी पीए वीए की भी हिम्मत नहीं है। मेरे भी स्टाफ का इंस्ट्रक्शंस होती है कि विदाउट माय कंसेंट आप कहीं टेलीफोन नहीं करेंगे, मेरी जानकारी में डाल के करेंगे। और मैंने किसी को राइट भी नहीं दिया हुआ है, मेरे किसी सहयोगी को। 1-2 लड़के रखे थे, इसलिए ज़्यादा लंबे समय मेरे साथ कोई टिकता नहीं है। 5 लोग अपना एजेंडा फिट करने आते हैं, पॉलिटिकल लाभ उठाएंगे, नाम का फायदा उठाएंगे। नहीं नहीं, जैसे अमित शाह जी को पॉलिटिकल लाभ नहीं उठा सकता, मोदी साहब का नहीं उठा सकता, ऐसी मेरा भी कोई नहीं उठा सकता है। लाइफ में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रख रखे हैं इन चीज़ों को लेके, बिल्कुल कोई गलत काम हो ही ना पीछे। बिल्कुल, हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। हम रोज़ दिन में 10 दुश्मन नहीं पैदा करते हैं। 90 लोगों का मन जीतते हैं तो दुश्मन, 90 जिनका मन जीतते हैं वो तो घर बैठ जाते हैं। जो दुखी होते हैं वो हमारे पीछे लग जाते हैं। एक टाइम में 10 लोगों से लड़ना है तो सतर्क भी रहना पड़ता है। पक्ष रखेंगे किसी का तो किसी के विपक्ष में भी बात जाती है। बिल्कुल जी सर, आप साउथ दिल्ली से एमपी हैं और दिल्ली में जो स्टेट गवर्नमेंट वो आम आदमी पार्टी की है, तो सर काम करने में या लोगों को, दिल्ली के लोगों को जो काम होने चाहिए थे आपकी लोकसभा में, तो उसका क्या लॉस होता है? आप काम करने में निपुण हो पाते हैं या राज्य सरकार की वजह से वो काम नहीं हो पा रहे दिल्ली के क्षेत्रों? देखो, जब मैं एमएलए था तब मुझे दिक्कत कम आई, दिक्कतें तो आई जी। शीला जी मुख्यमंत्री थी, खूब टॉर्चर भी करती थी, काम बाइज होकर भी नहीं करने देती थी। कुछ मंत्री भी थे जो नहीं करवाते थे। केंद्र सरकार में तो दिल्ली सरकार का बुरा हाल है जी। उनको जनता के काम होने चाहिए, इसका मतलब ही नहीं है। ना केजरीवाल साहब को है, ना मनीष सिसोदिया जी को है, ना उनके किसी मंत्री को है। किसी गरीब को अस्पताल में एडमिट कराना है, हम सांसद हैं जी, फ़ोन नहीं उठाते। सत्येंद्र जैन ने कभी टेलीफोन नहीं उठाया अस्पताल में, किसी का बेचारे का किसी का एडमिशन कराना है, ये बीमार ज़्यादा है, डॉक्टर को आ जाते हैं लोग। हालांकि डॉक्टर अपने शो मोटो अच्छा काम करते हैं, उनको सिफारिश की जरूरत नहीं है। लोग डॉक्टर लोग पॉलिटिकल लोगों की सिफारिशों से नाराज़ भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये लोग कभी फ़ोन पे नहीं आते, मिलते ही नहीं। एमएलए रहते हुए रूरल बोर्ड की मीटिंग में पिछले बार हर मीटिंग में मैं गया। जिस तालाब को मैंने कह दिया ब्यूटी वो नहीं हुआ जी, पेंडिंग डाल दिया। जिस रोड को कह दिया नहीं बनी, जिस गेट को कह दिया नहीं बना। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन मांगी, ग्राम सभा की ज़मीन थी जी। सिसोदिया साहब डीएम से कहते हैं कि विदुड़ी से बोलो डीडीए से ज़मीन ले लें। अब डीडीए क्यों, तो ग्राम सभा की ज़मीन है, रूरल बैठती। तो इस प्रकार की छोटी मानसिकता के लोग राजनीति में, इससे पहले इतने घटिया और छोटी मानसिकता के लोग मैंने कांग्रेस में नहीं देखे थे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी, नहर के बराबर में हमने सड़क बनानी थी जी, वो यूपी गवर्नमेंट इरिगेशन की ज़मीन थी जी। मैंने अखिलेश यादव जी को चिट्ठी लिखी। अखिलेश यादव जी को चिट्ठी लिखने के बाद फिर मैंने अनंत कुमार जी ऊर्जा केमिकल मिनिस्टर, उनसे टेलीफोन कराया। अखिलेश यादव, अरे यार विदुड़ी को बोल, तो मेरे से बात कर लेते, और तुरंत वो पैसा सैंक्शन कर दिया। मतलब उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के चीफ मिनिस्टर ने पैसा सैंक्शन करके नहर बना दी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग, अगर विरोधी दल का व्यक्ति कहेगा ये पानी साफ आना चाहिए, सीवर साफ होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स भी दुखी हैं बेचारे। वो कहते हैं जी बहुत छोटी ब्यूरो अफसर करते हैं जी, ये इनको पता लग जाए तो काम होता है। पब्लिक वेलफेयर का, हमारा पर्सनली ये बड़ी घटिया सोच, जनता को लॉस हो रहा है इस चीज़ का। कॉलोनी पास नहीं हुई आज तक, अनऑथराइज कॉलोनी जी। देश के प्रधानमंत्री ने उनको ओवनिंग राइट अधिकार दे दिए जी, लेकिन वो सर्वे कराकर पास करनी है 1800 कॉलोनी। आज भी उनके नक्शा नहीं बनते, तो आज भी वो पुलिस और संस्थाओं के प्रताड़ित होते हैं बेचारे। कोई कंप्लेंट कर देता है, पुलिस पहुंच जाती है, अवैध बना रहा है, 50 गज 60 गज 100 गज का मकान बनाते हैं। पड़ोसी कंप्लेंट कर देता है, पुलिस को बहाना मिल जाता है। तो वो लोग आज भी परेशान हो रहे हैं जी। तो आज तक कॉलोनी पास नहीं हुई, सीवर लाइन नहीं डली आज तक, बड़े लॉस हो रहे हैं। पब्लिक कुछ भी नहीं। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, जाकर देखिए जी सरकारी स्कूलों को। सर, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी ने इस दिल्ली में मॉडल दिखाया, एजुकेशन मॉडल दिखाया और मोहल्ला क्लिनिक लेके आए। तो सर आपके क्षेत्र में साउथ दिल्ली में इन चीज़ों पे पूर्ण रूप से काम हुआ है? आप खुद सर्वे करके जाके देखो आप जी। इतनी फर्स्ट पोजीशन है मोहल्ला क्लिनिक की, इतनी हालत गंदी है। 2 बजे के बाद कोई होता नहीं, दवाइयाँ होती नहीं है जी।
तुम्हारे मैं ये बोलूँगा तो विरोधी लोग विरोध करने के लिए बोलते हैं, ऐसा लगेगा जी। लेकिन तुम खुद जाके चेक करो स्कूलों की हालत। मैंने स्कूलों की जा कर दिखाई है, आयनगर के स्कूल की दिखाई है, भाटी के स्कूल की दी, बदरपुर के स्कूल, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, तुगलकाबाद गांव, रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद, संगम विहार के स्कूल, एक सेक्शन में 90 बच्चे बैठ रहे हैं आज भी। बदरपुर में एक सेक्शन में 90 बच्चे बैठ रहे हैं आज भी। अब एक सेक्शन में 90 बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल। पता नहीं, वो मीडिया को ही मॉडल दिखाता है बस, और कोई ऑडिटोरियल लिखवा कर, कोई लेख लिखवा कर और कह दे कि वहाँ के अखबार ने हमारी तारीफ की, देश विदेश ने हमारी तारीफ की। वो तारीफ नहीं कर रखी, किसी अपने चहेते व्यक्ति से एक लेख लिखवा कर पैसे देकर आर्टिकल छपवाना है जी। बिल्कुल। वो भी अभी जिसका गुणगान करता है जी कि हमारा न्यूयॉर्क न्यूज़ ने तारीफ की, वो आर्टिकल है जी जी, खबर नहीं है, किसी पत्रकार ने खबर नहीं लिखी, बढ़िया स्कूल है। अपने ही चहेते से एक एंटी बीजेपी या एंटी इंडियन मेंटेलिटी का व्यक्ति उससे आर्टिकल छपवा कर वहाँ लगवा दिया कि हमारा काम हो रहा है। हाँ, ये देखो खबर है, वो खबर थोड़ी है, वो तो आर्टिकल लगवा रखे। बिल्कुल। खलीज टाइम और न्यूयॉर्क टाइम के अंदर दो एक ही आर्टिकल, दोनों में सेम छपा हुआ, फोटो सेम, शब्द सेम, वर्ड सेम, सब सेम है। सर, राघव चड्ढा जी ने अभी एक शो में एक स्टेटमेंट दी। जैसे हम सुनते हैं बीजेपी राष्ट्र हित की बात करती है या देश हित की बात करते हैं बीजेपी के जो भी लीडर्स हैं, पर राघव चड्ढा जी कहते हैं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, बीजेपी आवारा लोगों की पार्टी है जो गलत काम करते हैं दिल्ली में। सर, इन स्टेटमेंट्स पे आपका क्या एक्शन होगा? राघव चड्ढा जी से जी न्यूसेंस और घटिया आदमी कौन हो सकता है जी? वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे दक्षिणी दिल्ली से, साउथ दिल्ली से लड़े था। वो राजेंद्र नगर से विधानसभा का चुनाव लड़े जी। बताएं विधानसभा की मुझे पिछले उसके 3 साल की, 2.5-3 साल की, मुझे वो 20 फोटो दिखा दें अगर इलाके में गए हो तो। 20 फोटो, 20 दक्षिणी दिल्ली की 3 साल हो गए, 3 फोटो दिखा दें जिन लोगों को साथ लगाया था पूर्वांचल के नाम से, युवाओं के नाम से, कि आज वो कभी किसी दिल्ली सरकार के प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, लोगों ने यहाँ पर 1.5 लाख वोट भी दिया आम आदमी पार्टी को, इस कॉलोनी में काम हो जाना चाहिए, यहाँ पर पानी आ जाना चाहिए, यहाँ पर कॉलेज बन जाना चाहिए, केजरीवाल एक ज़मीन दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं खोल रही है, केजरीवाल ने ज़मीन दे दी, दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं खोल रहा है, देखो हमने ज़मीन अलॉट कर दी है, दिखा दे कोई साइट, हमें कम्युनिटी सेंटर की साइट बनवा देगी ग्राम सभा की ज़मीन में, बताएं क्या किया। तो ये अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनको केवल सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, वो सत्ता के लिए आए हैं, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा के लिए आए हुए लोग हैं। सर, आपकी अपनी लोकसभा में आप 2 बार 2 टर्म के एमपी बन चुके हैं, तो सर आपने अपने लोकसभा के टाइम पे किन चीज़ों की उपलब्धि साउथ दिल्ली में कराई है? मैं आपके इस चैनल में बताना चाहता हूँ, केजरीवाल की दिल्ली सरकार में किसी भी जगह इतने काम हुए। 28 कम्युनिटी सेंटर मैंने बनाए, गरीबों के बच्चों की शादी कम्युनिटी सेंटर में होती है, 28। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मेरे क्षेत्र के अंदर एक भी प्राइमरी स्कूल ऐसा नहीं है जो टेंट में या शेड में चल रहा हो, एमसीडी का, जो एमसीडी के स्कूल हैं। महिपालपुर से निकलते थे अंडरपास 100 करोड़ की लागत से, जिसमें केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी की सड़क पे पैसा देने से मना कर दिया। हरदीप पुरी ने कहा सड़क पीडब्ल्यूडी की है, पैसा सेंटर लगाएगा, हमने पैसा लगा के बनाया, जबकि पीडब्ल्यू की सड़क पे कौन पैसा लगाएगा? दिल्ली सरकार। मना कर दिया इसने, अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन बसंत विहार के, बसंत कुंज के लोग, महिपालपुर की तरफ गुड़गांव जाने वाले लोग, आने वाले लोग, मेहरौली के लोग, अब उनको 1-1 घंटे की जाम की निजात मिल गई है। तो केजरीवाल का फर्ज नहीं बनता था, नहीं दिया पैसा इसने अपने हिस्से का जी। अंडरपास जो जाता है कालंदी कुंज से निकलता है, 7 साल से कांग्रेस से पड़ा हुआ था जी, वो 6 महीने के अंदर रेट बढ़ते, ये बढ़ते, ये वेंकैया नायडू यूडी मिनिस्टर से उसको हमने कंप्लीट करा के दिया जी। इसी प्रकार से क्षेत्र के अंदर दक्षिणी दिल्ली पार्लियामेंट में कॉलेज ही नहीं था कोई, इन्होंने पूरी दिल्ली में कॉलेज खोला था। बता दो, मैंने साउथ दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय से भाटी माइंस में कॉलेज मंजूर करा दिया, काम चल रहा है। 65 करोड़ रुपया उसके फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा वहाँ पर, लोगों को डिग्री विग्री तो ऐसे मिली, काम चल रहा है वहाँ पर भाटी के अंदर, बना के तैयार कर दिया जी। मेरे क्षेत्र के अंदर 4 कम्युनिटी अस्पताल, एमसीडी की जो डिस्पेंसरी थी तुगलकाबाद, डिस्पेंसरी थी फतेहपुर, पूर्णिमा सिटी अस्पताल कालका जी, वो 5-5, 10-10 बेड के अस्पताल बनाकर अस्पताल बना दिए उनको। ये डम इन्होंने बताया कहाँ है। अम्बेडकर नगर में एक अस्पताल जो बनी है, वो भी 2014 में जेटली साहब जब राष्ट्रपति शासन था, मैं एमपी था, मैंने पार्लियामेंट में उठाया, जेटली साहब ने 50 लाख रुपए उसके इन्वेस्ट मनी दी और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से एक अस्पताल अम्बेडकर नगर में बनी है। 15 में ये मुख्यमंत्री बन गया क्योंकि वो दिल्ली के फंड से बनी है, उसका ये श्रेय भले ही ले ले, लेकिन उसकी शुरुआत भी
जेटली साहब ने करवाई है, मैंने कराई है जब मैं एमपी बना हूँ वहाँ पर अम्बेडकर नगर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में। उससे पहले एक अस्पताल नहीं बनी है जी। 20 हजार करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर बन रहा है द्वारका में मोदी जी के माध्यम से। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मोदी जी का रोल है कि देश के अंदर अब इस प्रकार की कन्वेंशन हो, बहुत बड़ा 5 लाखों को रोजगार मिलेगा। एम्स अस्पताल का निर्माण बदरपुर में हुआ है, जो आयुर्वेदिक एम्स है 400 बेड की, 200 बेड की थी, हमने भाग दौड़ कर उसको 400 बेड कराया, पत्थर लगा हुआ जाकर देखना आप। मोदी जी का इनिशिएटिव है, वो भी आयुर्वेद एम्स के अस्पताल बनी है हमारे क्षेत्र के अंदर। फुटओवर ब्रिज हरकेश नगर, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी, बिजवासन, पुलों के अंदर रेलवे में, हरकेश नगर में कभी जाइए, 50 साल से लोग सभी एमपीओ से रोते थे, इतने लोग कट जाते हैं। मथुरा और हरकेश नगर की रास्ता नहीं है, 50,000 लोग ओखले में काम करने आते हैं, कभी कोई सांसद वहाँ पर फुटओवर ब्रिज नहीं बनवा पाया। हमने वहीं उसी साल में उसकी शिलान्यास किया और वहीं उसका उद्घाटन करके, एक लोगों ने मांगा 2 बना दिए, पहलादपुर में बना दिए, 2 रेलवे के फुटओवर ब्रिज बने हुए हैं। तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी की रेलवे के एम्प्लॉय रहते हैं, सड़कें टूटी पड़ी थी, बुरी हालत थी, उनको ठीक कराया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो साउथ दिल्ली में हुआ है, अब गली मोहल्ले में नाली टूट रही है, ये राज्य सरकार का इशू है जी। पानी नहीं आ रहा, राज्य सरकार का, शीवर नहीं डल पा रहा है, राज्य सरकार का इशू है। लेकिन नए प्रोजेक्ट के रूप में जो काम किए हैं वो हमने हिस्टोरिकल किए हमारी पार्लियामेंट के अंदर, पार्कों में जिम्स, डीडीए के पार्क, एक से एक ब्यूटीफुल सुंदर पार्क जो बने। तो डेवलपमेंट के काम हिस्टोरिकल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुए, हर क्षेत्र में हुए, पालम से लेकर और बदरपुर तक हर विधानसभा के अंदर हुए। सर एमसीडी की बात हुई अभी, तो एमसीडी के चुनावों को रद्द कराने के लिए आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा डर गई, चुनाव से भाग रही है, इसीलिए उन्होंने रद्द कराए। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आम आदमी पार्टी का? भाजपा डर गई। उत्तरांचल में क्या हुआ आम आदमी पार्टी? गोवा में क्या हुआ आम आदमी पार्टी का? पंजाब में भाजपा थी नहीं, पंजाब में कांग्रेस थी, अकाली थी जी, इसलिए पंजाब में वो आ गया। पंजाब में भाजपा होती वो नहीं आता। चुनाव इसलिए नहीं कराया गया कि लोगों की सैलरी नहीं मिल रही एमसीडी के अंदर, सैलरी जो राज्य सरकार फंड करती है। हाँ जी, जी। सफाई कर्मचारियों की सैलरी, जो लोग रिटायर हो गए बेचारे कर्मचारियों की पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा और बुजुर्ग माता बहनों की पेंशन नहीं मिल रही है वृद्धावस्था जो एमसीडी बनाती है जिसको। कारण जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन के माध्यम से फंड एलोकेट होना था दिल्ली सरकार के द्वारा एमसीडी को 47-42 करोड़ रुपया 5 साल के लिए 6 करोड़ रुपये दिया उस समय इसने। केजरीवाल ने कहा था मैं तो 19 करोड़ दूंगा, अपने हाउस में प्रस्ताव पास कर दिया, 19 भी नहीं दिया, 6 करोड़ दिया है। तो अब लोगों की सैलरी नहीं मिल रही, कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पैचिंग नहीं हो रही है, तो उस एमसीडी का चुनाव कराने का फायदा क्या है? तो इसीलिए अब उसको एक करके कि रेवेन्यू जनरेट होती है साउथ से ज़्यादा जी, ईस्ट दिल्ली में होती नहीं है जी, नॉर्थ दिल्ली में होती नहीं है। तो अब यहाँ की जो जनरेट होगा रेवेन्यू वो ईस्ट में लग सकता है। पहले यहाँ का जो मेयर था वो क्यों देगा ईस्ट दिल्ली के मेयर को पैसा? बिल्कुल, वो कहेगा तुम्हारी अलग है मेरी अलग है अपने। तो अब जो पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा उससे पूरी दिल्ली का समग्र विकास हो जी। इसलिए टीचरों की तनख्वाह नहीं है जी एमसीडी के विचारों की, इसीलिए उसको एक किया है। उसका सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे, ये डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव हो जाएगा डिलिमिटेशन होने के बाद। सर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आप एमपी हैं दिल्ली में, साउथ दिल्ली से, तो सर जिन राज्य में जो काम होने चाहिए थे जहाँ लैग कर रही है आम आदमी पार्टी, स्कूल जी बहुत बत्तियारा, एक सेक्शन में 90 बच्चे बैठ रहे हैं जी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स कितना बढ़ा है, कितने गरीब लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है। हर देश में 3 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से लाभ मिला है इलाज कराने में, 3 करोड़ लोगों को देश में, दिल्ली में नहीं मिला। राज्य सरकार केजरीवाल के होने के कारण वो 5 लाख रुपए का कार्ड गरीब आदमी का दिल्ली में नहीं बन पा रहा है। उसको बहका दिया 200 यूनिट बिजली में और फ्री राइडिंग बस में महिलाओं को जी। अब उन लोगों को ये लगना चाहिए जिसके घर में कोई बीमार हो जाता होगा तब याद आता होगा गलती होगी हमसे। अब पूरे दिल्ली में 2 करोड़ लोग तो एकदम बीमार होंगे नहीं, भगवान करे ना भी हो, लेकिन 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत के मिल जाए दिल्ली में, केजरीवाल के घर से क्या जाता था? मोदी साहब दे रहे थे, नहीं लागू की वो पॉलिसी। इसी प्रकार से इस अनऑथराइज कॉलोनी में सीवर लाइन डल जाए, गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाई। 4th फेज की मेट्रो 16 में चालू होनी थी, 19 में हुई है। कब हुई है? जब हरदीप पुरी ने ये कह दिया कि आप अपना शेयर नहीं देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले उस शेयर को देकर मेट्रो बनाएगी, तब जाके एग्री हुआ, तब कहा मैं शेयर दूंगा, तब वो 2019 में स्टार्ट हुई है, 20 में मेट्रो का काम शुरू हुआ है। तो दक्षिणी दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए था वो नहीं हो पा रहे हैं। जो एजेंसियां हैं कूड़ा उठाने वाली, उनकी पेमेंट नहीं हो पाती है। ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं गली मोहल्ले में सड़क, उनकी पेमेंट नहीं हो पाती है, वो हड़ताल पे जा रहे हैं। तो केजरीवाल के एमसीडी का पैसा है, वो केजरीवाल का नहीं है। वो जब 1991 में एनसीटी एक्ट बना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट बना,
तब ये तय हुआ कि भाई निगम जो बनेगा उसका पैसा कौन देगा। तो तब ये तय हुआ, कानून में प्रावधान है कि दिल्ली फाइनेंस कमीशन एक एजेंसी है, वो सर्वे करेगी, वो तय करेगी कि एन निगम को इतना पैसा राज्य सरकार ने देना है। 78,000 करोड़ फंड है दिल्ली सरकार का, 48,000 होता था जीएसटी लागू होने से पहले। मोदी साहब ने जीएसटी लागू कर दी, 78,000 फंड है। 78,000 में से 5 साल के लिए केवल 4100 करोड़ देना है, केवल। नहीं दिया 41,000 करोड़, सॉरी नहीं दिया, मतलब 78,000 में 5 साल का 41,000, तो एक साल के हिस्से में कितना आया, 8 पंजे 40, 8,000 आएगा। 78,000 में केवल 8,000 देना एक साल का, नहीं दिया। अगर वो 8,000 एमसीडी को मिल जाए हर साल का, निगम को मिल जाए, तो दिल्ली स्वर्ग बन जाए, पेरिस बन जाए। बिल्कुल, लेकिन नहीं देता, नैरो माइंडेड आदमी है। सर अब छोटे सी एक प्रतिक्रिया करेंगे आपकी, एक नॉर्मल पर्सन के उससे, हम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नाम दूंगा, आपको उन पे अपनी राय बतानी है। सर कांग्रेस के बारे में आपकी क्या राय है? कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं एज ए नॉर्मल पर्सन? कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस अब नहीं रह पाएगी। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी थोड़े टाइम के लिए चलेगी। आम आदमी पार्टी का पीक है अभी है, इससे ऊपर आम आदमी पार्टी इस पीक से ऊपर कभी नहीं आएगी, अगली बार दिल्ली में भी नहीं आएगी, दावा है मेरा। राहुल गांधी जी? राहुल गांधी टोटल फेलियर है, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, और सोनिया गांधी जब तक उसके मोह में रहेगी तो राहुल गांधी कभी नेता नहीं बन सकता। अरविंद केजरीवाल जी? वो तो उसका एंड है, अरविंद केजरीवाल का एंड है। एक असम में भी इस प्रकार का मुख्यमंत्री आए थे, कंट्री वेल पर भूल गए उसके राष्ट्रपति को, और अरविंद केजरीवाल जी का एंड है। अब ये पीक पे है अरविंद जी, अब इससे ऊपर कभी नहीं आएंगे। जैसे ही गुजरात या हिमाचल का चुनाव होगा जी, खत्म हो जाएगा वो। नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी देश का चमकता हुआ चेहरा है, पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी जी को माना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के सर्वे में आया है। भारत में भी अभी भी जहाँ भी चुनाव हुए हैं, बिहार में भी सरकार सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को लाइक किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के कर्मों के कारण, कार्यों के कारण है। तो नरेंद्र मोदी जी तो जब तक वो स्वस्थ परमात्मा उनको रखेगा, वो देश का मार्गदर्शन करेंगे। सर हाल फिलहाल में आज ही की बात है, आज एक स्टेटमेंट जारी हुई कि ईडी की जो जांच चल रही है मनीष सिसोदिया, ये बीजेपी की षड्यंत्र है। वो कहते हैं कि बीजेपी ने ईडी को ईडी को नचा रही है बीजेपी, इसलिए ईडी वही करता है जो बीजेपी कहती है, इसीलिए इन पे जांच चल रही है। देश में आप चोरी मत करो, ईडी क्यों जांच करेगी? आपने एक्साइज पॉलिसी बनाई थी जी, अपनी एक्साइज पॉलिसी को आपने वायलेट कर दिया। आपने कहा था हम ब्लैक लिस्टेड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, आपने दे दिए। आपने कहा जो शराब बनाने वाली कंपनी होगी, मैन्युफैक्चर होगा, उसको रिटेल लाइसेंस नहीं देंगे, दे दिया जी। आपने कहा था कि जो कार्टेल ग्रुप बनेंगे, ग्रुप बनाकर कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो नहीं देंगे, आपने दिए जी। मेरी एक कंपनी है, दूसरी मैंने किसी बीवी का शेयर डाल दिया, उसको आपने ठेका दे, क्यों दे दिया जी? आपने जो ये अपनी खुद पॉलिसी में कहा था उसको वायलेट करके आपने, और आपने उन लोगों को ठेके दिए, भ्रष्टाचार किया है। 140 करोड़ रुपए कोविड के नाम से छोड़ दिए, 30 करोड़ रुपए एक ठेकेदार का, उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त होनी चाहिए थी, जमानत। उसने ठेका लिया कि मैं एयरपोर्ट में ठेका खोलूँगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको लाइसेंस नहीं दिया, ठेका कैसे मिल गया उसको? उसने सिक्योरिटी जमा करा दी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लाइसेंस नहीं दिया। अब वो कह रहा मैं तो नहीं चला पाऊँ, उसके 30 करोड़ रुपये लौटा दिए। क्यों लौटा दिए भाई? रिश्तेदार है तुम्हारा, कोई दूसरा आदमी ठेका लेता कोई। तो इसीलिए उसके आप भ्रष्टाचार करोगे तो जो इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं जांच करने वाली, वो तो जांच करेंगी ना जी, बिल्कुल, वो तो देखेंगी जांच। तो इसलिए बीजेपी, वो आईएएस अफसर हैं, वो आईपीएस अफसर हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पर। केजरीवाल की अपनी फितरत है, उसने कहा था मैं दिल्ली में इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं चाहता था करोड़ रुपये कमा लेता, वो कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर रहा ही नहीं, झूठ बोला। उनको ये अफसर भी ऐसे लगते होंगे उसकी तरह झूठे हैं। सर आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। सर देश का युवा जो राजनीति में आ रहा है, जो आपको देखते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बहुत लोग आपको फॉलो अप करते हैं, आपको देख के आपके सहयोग से आगे आते हैं, सर उन्हें राजनीति को अपने जीवन में किस रूप से लेना चाहिए, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? देखो, लोगों को चीज़ों को पॉजिटिविटी के आधार पर सकारात्मक भाव से लेना चाहिए। हर वर्ग के अंदर सभी लोग खराब नहीं हैं, हर वर्ग के अंदर सभी लोग बढ़िया नहीं हैं। हमने अपने मस्तिष्क से बगैर किसी की स्टडी किए हुए, उसके ऊपर टिप्पणी ना करते हुए, देश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस और भागीदारी लेनी चाहिए। किसी भी देश का लोकतंत्र वहाँ स्वच्छ होगा जहाँ समझदार लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे। नौजवान आज एजुकेशन ले रहा है, तो नौजवानों को पॉलिटिक्स की गहराई में जाकर स्टडी करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए, देश के निर्माण में योगदान देना चाहिए। नमस्कार, लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस को आप सब्सक्राइब भी करें, सुने भी, चैनल भी करें, और ये मेहनत करते हैं लाइफ ऑफ पॉलिटिक्स के चैनल के सभी
बंधुवर ये मेहनत करते हैं तो एक अच्छे व्यक्तित्व को दिखाकर और पॉलिटिशियंस की किस प्रकार की परेशानी है, उनके मलमल के गद्दों में कितने कांटों के बिस्तरों को पार करके वो पहुंचते हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आप सब्सक्राइब और लाइव जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू सर, लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन की टीम को अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।